नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यूपीपीसीएस आरओ की सीरीज़ में अभी हम लोग एनवायरनमेंट वाले टॉपिक को अपने कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों की 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट सेशन जो हम लोगों ने कवर किया था, वो क्लाइमेट चेंज को लेके किया था। बायोडायवर्सिटी पे हम लोग बात कर चुके हैं, इकोसिस्टम पे बात कर चुके हैं, इकोलॉजी पे बात कर चुके हैं और कल का जो हमारा सेशन था, उसपे हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे बातें किया था। और क्लाइमेट चेंज के साथ ही में बहुत सारे ऐसे संगठन्स पे भी हमने आपके साथ चर्चा किया था, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे एक्टिविटीज़ को भी अपनाने पर बल दे रहे हैं, जिससे कि हम अपना टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें या जो वैश्विक तापन है, उस वैश्विक तापन को नियंत्रित कर सकें। ठीक है? अब सबसे खास बात ये है कि लगातार वैश्विक तापन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज धीरे-धीरे हो रहा है। उसके पीछे के जो रीज़न्स हैं वो हम लोगों ने अपने कल के सेशंस में कवर कर लिए थे और आज का जो हमारा सेशन है वो है वनयुम वन्यजीव। इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा हमारा आता है वन बायोम। एक चीज़ मैं आपके साथ यहीं पे डिस्कशन करके चलूँगा कि जैसे मान के चलिए कि ये हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी है। यहाँ से हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, कहने का सेंस है ये हमारा भूमध्य रेखा है और जैसे-जैसे हम भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं या फिर जैसे-जैसे भूमध्य रेखा से नीचे जाते हैं, उस प्रकार से हमारे कटिबंधों में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। कल के सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार ऊँचाई के साथ तापमान में अंतर आता है और तापमान और ऊँचाई के बीच में कैसे रिलेशंस हैं। कहाँ-कहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, कहाँ-कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये डिटरमाइन करता है कि सी लेवल से ऊँचाई कैसी है। या फिर आप थोड़ा-सा ढंग से देखेंगे, तो हमने आपको इकोलॉजी में बताया था कि 0 डिग्री से जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हमारे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी जैव विविधता धीरे-धीरे कम होती है। कहने का सेंस ये है कि भूमध्य रेखीय पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा और ध्रुवीय क्षेत्रों पर जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। वही पूरा एक रीज़न हम वन एवं वन्य जीव के भी अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार के वन बायोम में जैव विविधता कैसी पाई जाती है। क्लियर है? चूँकि कैमरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं अभी अपने लैपटॉप के कैमरे से आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि वनों के प्रकार में कि कौन-कौन से वन पाए जाते हैं, तो एक है हमारा उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय वन, तीसरा है हमारा शीतोष्ण वन और एक है हमारा शंकुधारी वन। अगर ढंग से मैं आपसे बात करूँ उष्णकटिबंधीय वन की, तो उष्णकटिबंधीय वनों में हमें 2 टाइप के वन देखने को मिलते हैं। पहला, एक तो हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं, व वर्षा वन को हम सदाबहार वन कहते हैं क्योंकि जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़-पौधे भी होंगे। चूँकि वर्षा कई चीज़ों को निर्धारित करती है, जैसे वहाँ की जैव विविधता को भी निर्धारित करती है, वहाँ के तापमान को भी निर्धारित करती है। दूसरी ख़ास बात है कि वहाँ पर प्रजातीय विविधता को भी निर्धारित करती है वर्षा। इसलिए जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगा, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहने का सेंस ये है कि साल भर हरे-भरे रहते हैं, इनमें पतझड़ नहीं आते। वहीं पर अगर मैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात करूँ, तो पर्णपाती वनों को हम पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि गर्मियाँ जब आएँगी तो ये पत्ते ये पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं और फिर जैसे बरसात या ठंडी आती है तो फिर से उन पेड़ों में नए पत्तियाँ आपको देखने को मिल जाता है। ये प्राकृतिक कारण है, इस वजह से पेड़-पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं गर्मियों के टाइम पे। लेकिन जैसे गर्मी बीतती है, पतझड़ निकलता है, उसी प्रकार से फिर से नए पत्तियाँ, नई कलियाँ खिलने लगती हैं। तो इस प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, जिसे आप पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। जैसे आप ने जि अभी जिस रीजन में आप हैं, जैसे हम लोग मान के चलिए कि भारत में है और भारत का अगर हम बीज कर्क रेखा को देखते हैं, तो लगभग वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। वहीं पर अगर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश की मैं बात करूँ, तो 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के आस-पास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वहीं पर मैं बात करता हूँ, अगर
शीतोष्ण वनों की, तो शीतोष्ण वनों में शीतोष्ण आपके पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं और शीतोष्ण वर्षा वन पाए जाते हैं। इन चीज़ों को हमें थोड़ा-सा ध्यान देके चलना है। चूँकि यहाँ पे बहुत ही समराइज़ फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आप सदाबहार वन को देखेंगे, तो सदाबहार वन के कुछ अपने एक अलग इंडिकेटर्स होते हैं, अलग विशेषताएँ होती हैं, जहाँ पर ऐसे वृक्षों पे वो सारी विशेषताएँ पाई ही जाएँगी। सेम उसी प्रकार से पतझड़ वन भी होते हैं। पतझड़ वनों में भी कुछ अपनी अलग विशेषताएँ पाई जाती हैं, जो कि सदाबहार वन और पतझड़ वनों को अलग करते हैं। अगर मैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करूँ, जैसे कि मैं सदाबहार वन की बात करूँ, तो सदाबहार वनों की अन्य तथ्य, अन्य विशेषताएँ क्या हैं कि इन क्षेत्रों में तो सबसे पहली बात ये है कि साल भर वर्षा होती है। जैसे अगर आप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर देखते होंगे, तो यहाँ पर वर्षा प्रतिदिन लगभग 2 से 5 बजे के बीच से 4-5 के आसपास होता है। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे 12 या 1 बजता है, उसके बाद में फिर सूर्य लगातार पैरेलल पड़ता है, उसी के जस्ट ऊपर होता है और जैसे ज़्यादा ताप होगा, ये भी माना जाता है कि भूमध्य रेखा पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए तापमान हमेशा ज़्यादा बना रहता है और ताप जितना ज़्यादा बना होगा, वाष्पन उतना ही ज़्यादा होगा, संघनन उतना ही ज़्यादा होगी, आर्द्रता उतना ही ज़्यादा होगा, तो वर्षा भी लगभग उसी के अनुरूप होगा। सबसे ख़ास बात है कि इनकी स्थिति कैसी है, तो भूमध्य रेखा के ये निकट होते हैं। मैं वही बात आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, कि ये भूमध्य रेखा के जो निकट वाले क्षेत्र होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पाए जाते हैं। दूसरी सबसे खास बात ये है कि इनका जो घेराव है मतलब ये ओवरऑल कितने प्रतिशत है पूरे पृथ्वी पर या हमारे लैंड सरफेस पे, तो पृथ्वी के धरातल के लगभग ये 8% भाग के बराबर आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन देखने को मिलता है। अब अगर मैं थोड़ा-सा अमेज़न वन की बात करूँ तो ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जिसे आप वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। जो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन है, उसी के अंतर्गत आपका अमेज़न वर्षा वन आता है। अगर मैं बात करूँ तो इनके अन्य नामों की तो हम इन्हें अमेज़न वन के नाम से भी जानते हैं। चौड़ी युक्त पत्तियाँ होती हैं, ख़ासकर ये नमी वाली पत्तियाँ इन क्षेत्रों में पाया जाता है और ये साउथ अमेरिका या दक्षिणी बेसिन में अमेज़न बेसिन वाले क्षेत्रों में अमेज़न वर्षावन पाया जाता है। वहीं पर अगर मैं इसके थोड़ा-सा अन्य नामों की बात करूँ जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं कि अमेज़न वन को हम पृथ्वी के फेफड़े के तौर पर जानते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% के आसपास अकेले उत्पादन कौन करता है? अमेज़न वन करता है। इसीलिए हम लोग इसे पृथ्वी के फेफड़े के तौर पर जानते हैं। ख़ास बात ये है कि जब मैं कल का सेशन आपके साथ बात कर रहा था या फिर बायोडायवर्सिटी में आपसे बात कर रहा था और बायोडायवर्सिटी में मैं फूड चेन की बात कर रहा था, तो उस दौरान मैंने आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन साझा किया था कि जो हमारे हरे पेड़-पौधे होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो सामान्यतः करते क्या हैं कि CO2 का अवशोषण करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। देन जब आपको पता होगा कि हरे पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हीं क्रिया में CO2 का वो अंदर करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। जैसे हम हैं, हम ऑक्सीजन को रेसिप्रेशन के दौरान हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, देन हम CO2 को बाहर करते हैं। तो सेम एज़ हमारे हरित जो पेड़-पौधे हैं, उनमें भी ये तत्व पाए जाते हैं कि वो CO2 को अंदर करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। तो इस प्रकार से जो गैसीय विनिमय होता है, वो चला करता है। अगर हम हरे पेड़-पौधों को नष्ट करते जाएँगे, तो जो CO2 का कंज एक तरीके से वो अवशोषित करते हैं, वो CO2 अवशोषित नहीं हो पाएगा। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पे वैश्विक तापन बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग्स बढ़ रही है। उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि हम जितना ज़्यादा कार्बन का इमिशन करते हैं, उतना ज़्यादा हम कार्बन का अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं। अगर जितना उत्सर्जन और अगर अवशोषण लगभग दोनों आस-पास ही होंगे, तो हरित गैस या ग्रीन हाउसेज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको पता होगा। मैंने कल आपसे इस बात पे भी चर्चा किया था कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज़ नहीं होती, तो पृथ्वी का जो तापमान है, हमारा लैंड सरफेस है,
वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड के आस-पास हमें देखने को मिलता। मतलब दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रातें हमारी ठंडी होती। या फिर मैं कुछ ऐसा कहूँ कि बाहर से प्रकाशें आती तो क्योंकि आपको पता है कल के सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो हमारी सनलाइट्स हैं वो शॉर्ट वेव में आती हैं, लेकिन जब उनका रिफ्लेक्शन होता है वो वापस जाती हैं, प्रवर्तित होती हैं तो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब वो लॉन्ग वेव में होती हैं तो उनका अवशोषण वो बाहर जा नहीं पाती और जो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषण करने के बाद वो ऑलरेडी खुद गर्म होते हैं और पूरे तापमान को गर्म करने का काम करते हैं। तो ऐसे कुछ जो गैसेज़ हैं, उन गैसेज़ों को ही हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज़ के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूँ जो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला टैक्सन वृक्ष सूचीबद्ध किसमें है? वो रेड डेटा बुक में है। हमने आपसे बात किया था कि रेड डेटा बुक जारी कौन करता है? तो ये आईयूसीएन करता है रेड डेटा बुक। इसमें हम उन प्रजातियों को शामिल करते हैं जो लुप्तप्राय हैं या जिन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं या जिन्हें आरक्षण, संरक्षण, सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, उनको हम रेड डेटा बुक में शामिल करते हैं जिसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जीव-जंतु कोई भी हों, हम उन्हें रेड डेटा बुक में शामिल कर लेते हैं। अगर मैं वहीं पर टैक्साल बात करूँ अगला पॉइंट तो टैक्साल नामक औषधि जो विशेषतः कैंसर के प्रति प्रभावी है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये टैक्सस वृक्ष से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तट एवं लवणीय जलों में उगने वाले वनों को हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार हमारे एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वहीं पर सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। गोवा द्वीप का जो पूरी तरह से संरक्षित कक्ष वनस्पतियाँ क्षेत्र है, वो कौन-सा है? वो है चोराव द्वीप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 बार शायद पूछा गया है पीसीएस में। अगर मैं वनीय बायोम से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूँ, तो विश्ववीय वन बायोम सर्वाधिक घना एवं सर्वाधिक जीव भार वाला बायोम है। ये आप याद रखिएगा, सर्वाधिक जो जैव भार है वो कहाँ पर है? विश्वकीय क्षेत्रों में है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा है, उसके पीछे का रीज़न है कि वहाँ पे अनुकूलतम दशाएँ विद्यमान हैं। विश्वकीय वनों की प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है विश्वकीय वनों का सर्वाधिक विस्तार एवं विकास अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन एवं इंडो-मलेशियन क्षेत्रों में हुआ है। भारत में विश्वकीय वनों का विस्तार पश्चिमी तट पर और असम क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं विश्वकीय वनों के आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूँ कि इसमें कौन-कौन से आर्थिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें हमारा महोगनी है, अब आबनूस है, ताड़ है, नारियल है, सिनकोना है, रोज़वुड है और रबर है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ़ विषुवतीय वन तो हैं ही हैं, सबसे ख़ास बात है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले भी सदाबहार वृक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है? उनमें याद रखिएगा ख़ासकर आप एक सिनकोना याद रखिएगा, एक रोज़वुड याद रखिएगा, एक आप आबनूस याद रखिएगा और एक महोगनी याद रखिएगा। ये 4 तो कम से कम याद रखिएगा, बाकी ताड़ है, नारियल है, रबर है, तो ये आपको पता है कि भारत में भी दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए आप मान सकते हैं कि ये विश्वकीय क्षेत्रों में होंगे, लेकिन फिर भी महोगनी, आपनू, सिनकोना और रोज़वुड ये 4 वृक्ष तो आप ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें हम मानसूनी वायुओं के मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं, ये विश्व के सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, मतलब ये डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब का मतलब ये है, सबसे खास बात ये है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हमें संकट की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे जो विलुप्तप्राय चीज़ें हैं, वो हमें विषुवतरेखीय पर्णपाती क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं थोड़ा-सा आपसे बात करूँ वृक्षों के बारे में, तो इसमें कौन-कौन से वृक्ष शामिल हैं? तो इसमें आपका शीशम है, बाँस है, महुआ है, साल है, सागवन है, बरगद, पीपल, जामुन, नीम। कहने का मेरा सेंस है वो वृक्ष जो आप अपने आस-पास देखते हैं, अब अगर आप साउथ इंडिया से क्लास ले रहे हो तो वो एक अलग की बात है, लेकिन अगर आप मध्य भारत में हैं और मध्य भारत के आस-पास वृक्षों पर अगर आप नज़र डालेंगे, तो ऐसे वृक्ष जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, वो सब के सब हमारे पर्णपाती वन हैं, जैसे शीशम है, बाँस है, महुआ है, साल है, सागवन है, बरगद है, पीपल है, जामुन है, नीम है, आम है, ये सारे पत्तियाँ धीरे-धीरे झड़ जाते हैं। फिर जब बरसात का मौसम आता है, तो धीरे-धीरे गर्मियों के बाद में नए पत्ते आने लगते हैं।
वहीं अगला टॉपिक है हमारा कि साल वृक्ष का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। मतलब रेलवे में जो लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है ट्रैक्स वगैरह बनाने में, उनमें हम साल वृक्ष का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम तक इनमें टिकने की कैपेसिटी होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कीट प्रजातियों में मच्छर सर्वाधिक मिलते हैं, जो कि मलेरिया के एक कारक है। यही रीज़न है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपातियों में जहाँ मच्छरों की संख्या ज़्यादा होती है, वहीं पर सदाबहार वन में आप देखेंगे तो सिनकोना की ज़्यादा उपलब्धता पाई जाती है, जो मलेरिया के प्रति एक एंटी काम करते हैं। शंकुधारी वनों को हम टैगा वनों के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, मान के चलिए कि ये कैसे हैं, हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। ये हमारा 90 डिग्री। आप जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, आपको जैव विविधता कम मिलेगा और जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, आपको तापमान ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का सेंस ये है कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ जैव विविधता कम होगा। यही रीज़न है कि 90 डिग्री के आस-पास हमें शंकुधारी वन या टैगा वन मिलते हैं, जो कि वृक्ष इस नुमा होते हैं, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी इन पत्तियों से टकरा कर ढाल नुमा होने के कारण ये नीचे की ओर गिर जाते हैं और वृक्ष इस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर ले जाता है। ठीक है? शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता एवं उत्पादकता वन परितंत्रों में सबसे कम है। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार के कोई भी वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे महाद्वीपों का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है, सारे के सारे महासागर ही हमें देखने को मिलते हैं। शंकुधारी वन अंटार्कटिक टुंड्रा के नीचे एक सतत बेल्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशियन क्षेत्रों में फैला हुआ है। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया वाला जो बीच का ट्रांजैक्शन वाला क्षेत्र है, वो हमारा यूरेशियन क्षेत्र कहलाता है। ये थोड़ा-सा करंट रिलेटेड टॉपिक है, तो चूँकि ये पुराना कंटेंट है, इसलिए अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये उतना रिलेवेंट नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि विश्व में जो डिफरेंट-डिफरेंट घास के मैदान हैं, ग्रास बेल्ट हैं, वो कहाँ पर है और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टेपी किस क्षेत्रों में हम बोलते हैं? ये हम सेंट्रल यूरेशिया वाले क्षेत्र को स्टेपी बोलते हैं। जैसे कि यूक्रेन है, रूस है, मंचूरियन क्षेत्र है, ये वाला। आप यूरेशिया याद रखिए, मतलब यूरोप और एशिया के जो बीच का ट्रांज़ैक्शन वाला ज़ोन है, वहाँ पे हम घास के मैदान को स्टेपी बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका में उसी घास के मैदान को हम प्रेरी बोलते हैं, साउथ अमेरिका में हम पम्पास बोलते हैं, वहीं पर दक्षिणी अमेरिका में बेल्ट्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैडबरी, हंगरी में पुस्तैच, साथ ही में अगर मैं बात करूँ ईस्ट अफ्रीका की, तो ईस्ट अफ्रीका वाले में हम इन्हें सवाना के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में इन्हीं को हम कंपोज़ और वेनेज़ुएला में हम इन्हें लानोस बोलते हैं। देखिए, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कोई मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन से पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, सारे पूछे गए हैं। पेरी पूछा गया है, पंपास पूछा गया है, डाउन्स पूछा गया है, वेल्ड पूछा गया है, कैडबरी पूछा गया है, पुस्तैच, सवाना, कंपोज और लानोज, ये सब के सब विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगर वन उन्मूलन के कारणों की, तो वन उन्मूलन के कई सारे कारण हैं, कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे जंगल की आग लगने से भी वनों का विनाश होता है। नीति निर्माण में सतत विकास को अनदेखा किया जाता है, मतलब हमारे लिए जैसे अभी रिसेंटली आपको याद होगा साउथ इंडिया में एक एमएनसी बनाने के लिए या टेक पार्क बनाने के लिए पूरे के पूरे जंगल का ही सफाया किया जाने लगा। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हमें वन उन्मूलन देखने को मिलते हैं। साथ ही में खेती योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए भी हम वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्याएँ बढ़ रही हैं, उनके भरण-पोषण करने के लिए हमें खेतों की आवश्यकता होती है और उन खेतों का विस्तार करने के लिए हम जंगलों को काटना प्रारंभ करते हैं। वहीं पशुओं द्वारा घास का चरना, सड़कों का विकास, शहरीकरण, औद्योगीकरण और साथ ही में काष्ठीय पादपों का अंधाधुंध व्यावसायिक उपयोग। कहने का सेंस ये है कि लकड़ियों का हम अंधाधुंध उपयोग के कारण भी वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, ऐसा हमें देखने को मिला है। तो ये कई सारे रीज़न हैं जहाँ पर वनों का उन्मूलन हो रहा है। अब अगर वन उन्मूलन का मैं प्रभाव की बात करूँ, तो इनके विभिन्न अलग-अलग प्रभाव हैं। जैसे एक हमें तो जलवायु पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। वर्षा में हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। हिमालयन में जल स्रोतों का सूखना, ये भी एक रीज़न है। जैव विविधता में हानि, ये होगा ही होगा। जातियों का विलोपन होना ही है, क्यों? क्योंकि अगर जैव विविधता की कमी होगी, तो उन क्षेत्रों में जातियों का विलोपन होगा। बाढ़ एवं सूखा क्षेत्र, मरुस्थलीकरण, भूमंडलीय तापन में वृद्धि, मृदा अपरदन एवं भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास, इस सब के सब इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं किसका? वन उन्मूलन में। अगर मैं कुछ झाड़ियों की बात करूँ,
तो ये झाड़ियाँ थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, जैसे मैक्यूस की अगर मैं बात करूँ तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय झाड़ियाँ हैं, उन्हें हम मैक्यूस के नाम से जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट है आपका चैपरेल। चैपरेल दरअसल ये कैलिफोर्निया वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं पर अगर मैं गैली की बात करूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मतलब पाया जाने का सेंस ये है कि वहाँ पर हम उन झाड़ियों को स्थानीय नामों से जो इंडिकेट करते हैं, उनके लिए चैपरेल यूज़ किया गया है, गैली यूज़ किया गया है, मेटोरेल यूज़ किया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम, जैसे अभी ऊपर हमने घास के लिए देखा था, घास का मैदान सेम है, लेकिन हम कहीं पर पुस्तैज बोल रहे हैं, कहीं पर हंगरी बात कर रहे हैं, कहीं पर वेल्स की बात कर रहे हैं, कहीं पर डाउन्स की बात कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों में हम अलग-अलग देखते हैं। वहीं पर स्टेपी है, पेरीज़ है, पम्पास है, ये सब अलग घास के मैदान हैं। उसी प्रकार से हम झाड़ियों को भी अन्य नामों से भी जानते हैं। वनों द्वारा प्राप्त सेवाएँ कौन से हैं, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है। वहीं पर अगर मैं राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो की बात करूँ, ये एक बार पूछा गया है एनबीपीआर पीजीआर, ये शायद लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर ही पूछा गया है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो अगस्त 1976 में किया गया था, जो कि अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बल्कि अगर मैं इनके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करूँ तो इनके 10 अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें आपका शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, केरल, ओ अकोला, शिलांग यानी मेघालय, उत्तराखंड, उड़ीसा, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर अलग-अलग क्षेत्रों में इनके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो ये आईसीएआर के अंतर्गत कार्य करते हैं। और दूसरी सबसे खास बात है कि भारत में पादप आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये एक प्रकार का नोडल संगठन है। इनके प्रमुख कार्य क्या हैं? तो स्वदेशी एवं विदेशी पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के अन्वेषण एवं संग्रह की योजना तथा आयोजन, संचालन एवं समन्वय करना है। वहीं दूसरी सबसे खास बात है कि एन-सी2 और एक्स-सी2, मैंने आपको बताया है कि एन-सी2 क्या है और एक्स-सी2 क्या है। तो इन-सी2 और एक्स-सी2 जो जर्म प्लाज़्मा है, उनके मूल्यांकन एवं संरक्षण की आवश्यकता को पूरा करना, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इनके प्रमुख कार्यों में से एक है। वहीं पर अगर मैं एनबीएसीआर की बात करूँ तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। भारत में राष्ट्रीय कृषि से संबंधित कुछ अन्य संगठन हैं, जैसे आईसीएआर है, आईएएआरआई है, तो ये दोनों चीज़ देख लीजिएगा। बस मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि आईसीएआर का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1929 में किया गया था। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? कृषि अनुसंधान को नियंत्रित करना एवं निर्देशित करने हेतु यह एक शीर्ष निकाय है, याद रखिएगा। और रॉयल कमीशन 1926 में कृषि रिपोर्ट के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। ये बात थोड़ा-सा आप याद रखिएगा कि रॉयल कमीशन 1926 की रिपोर्ट के आधार पर ही इसका गठन किया गया था। अब मैं अगर वन्य जीवों की बात करूँ, वन्य जीवों में जैसे नीलगाय है, तो इनका वैज्ञानिक नाम आज तक फिलहाल पूछा नहीं गया है। वहीं पर अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ आपकी बात करूँ, तो नेशनल जीन बैंक की स्थापना कब की गई है? 1996 में कई किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। और भारत का सीड वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो हिमालय का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग सीड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। वहीं पर कृषि विज्ञान केंद्र की मैं बात करूँ तो कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे खास बातें हैं कि यह ग्रामीण स्तर पर कृषि के विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहलों में से एक है। आई मीन ये आईसीएआर की पहल के अंतर्गत एक हमें देखने को मिलता है और वो है आपका कृषि विज्ञान केंद्र। जहाँ पर हम एग्रीकल्चर को लेकर के आर-एन-डी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और नित्य नए प्रयोग करते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर में कुछ बेहतर इनोवेशन हो सके या इनोवेटिव चीज़ों को हम ढूँढ सकें। अब इनके मुख्यालय कहाँ-कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बरेली में है, कानपुर में है। अच्छा, खास बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर चूँकि हम लोग यूपी आरओ को ही फोकस कर रहे हैं। कृषि अनुसंधान परिषद यूपी पीसीएस का एक स्पेशल टॉपिक भी रहा है। जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली में है, ये भी पूछा गया है यूपी स्पेशल में।
भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है। मतलब जो चारागाह है वो कहाँ पर याद रखिएगा, चारागाह झांसी में है और गन्ना लखनऊ में है, दलहन कानपुर में है और पक्षी कहाँ पर है, बरेली में है। ये 4 अनुसंधान केंद्र हमारे यहाँ यूपी में है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि रेशम पालन को लेकर के जो सबसे बड़ा अनुसंधान है या मैं प्लांट की बात करूं वो आपके गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। ये सिर्फ यूपी का एक ही है। और दूसरी सबसे खास बात है कि अगर मैं अफीम की बात करूं तो गाजीपुर में है। एक अफ़ीम फैक्ट्री है गाजीपुर में, जो कि सिर्फ़ यूपी में एक है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये 2 फैक्टर भी आप याद रखिएगा। गन्ना याद रखिएगा, चारागाह याद रखिएगा, दलहन याद रखिएगा और पक्षी याद रखिएगा। दूसरी सबसे ख़ास बात है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी जो संस्थान है, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है? वहीं पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और वन संरक्षण से संबंधित कुछ जो विभिन्न प्रकार की पहल है, वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न तो फिक्स है कि आपको आएगा, वो है क्रोनोलॉजी में। जैसे राष्ट्रीय वन नीति कब लागू पारित किया गया? 1952 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम 2000 में। अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन अधिनियम उनके मतलब निवासियों के लिए 2006 में पारित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। आपको याद कौन सा रखना है? एक आपको राष्ट्रीय वन नीति याद रखना है, वन संरक्षण अधिनियम याद रखना है, राष्ट्रीय वन नीति याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। तो ये जो 6 एक प्रकार के आर्टिकल्स हैं या मैं कहूँ एक्ट्स हैं, अधिनियम है, ये 6 तो आपको याद रखना है। दूसरी सबसे खास बात है कि इन्हें क्रोनोलॉजी में याद रखना है। अगर आप मोर और लेस देन क्रोनोलॉजी में लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले सही तरीके से राष्ट्रीय वन नीति के बाद में जो दूसरा है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। ठीक, ये याद रखिएगा। बाकी इसके सब कुछ बाद में है। एक बार कमेंट करिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था भारत? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर और एक प्रोजेक्ट सेव था, SAVE। प्रोजेक्ट सेव का संबंध किससे है? और साथ ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब लाया गया था? ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को आपको कमेंट करना है। जब भी आप बाद में क्लास देखें तो आप ज़रूर कमेंट करें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम लोग आ रहे हैं। एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जाने योग्य संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन के तौर पर जानते हैं। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक पुल कहा जाएगा। जैसे कि ये आपको एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो वहाँ की झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, उनसे निर्माण किया किया जाता है पुल का। उसी के ऊपर से लोग आते-जाते हैं, उन्हें काटा नहीं जाता। या फिर इसे आप जीवित पुल कह सकते हैं या प्राकृतिक पुल कह सकते हैं। पर्यावरण हितैषी स्वरूप एवं नवीकरणीय योग्य होने के कारण किसे हरी धातु की संज्ञा दी गई है? ये दिया गया है एल्यूमीनियम को। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि एल्यूमीनियम को हम लोग हरी धातु के तौर पर जानते हैं। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास के से संबंधित जो अधिनियम है वो कब आया था? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया। भारत में सबसे पहले पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाला जनजाति कौन सा है? वो है बैगा जनजाति। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो यूपी के झांसी में है। ठीक, अगर मैं बायोम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो मरुस्थलीय बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है या न्यूनतम होती है? अफ्रीका में पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर मैं खाद्य श्रृंखला की बात करूं तो मार्स, लाइकेन, रेंडियर, एस्किमो, मानव टुंड्रा बायोम के प्रमुख खाद्य श्रृंखला का एक ये क्रम पाया जाता है। याद रखिएगा, एस्किमो एक जनजाति है जो टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं पर अगर मैं शैवाल की बात करूं जिसे फाइटोप्लैंक्टन के तौर पर भी जानते हैं, तो शैवाल सागरीय आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में प्राथमिक पोषक स्तर के तौर पर ये कार्य करते हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं सागरीय जल के नीचे स्थित नीतल में रहने वाले जीवों को हम लोग किसकी संज्ञा देते हैं? वेंथोस या वेंथन जीव समुदाय की संज्ञा देते हैं। इस नाम से हम उन्हें जानते हैं।
दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में पंपास घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। हालाँकि अगर आप ढंग से देखेंगे तो पंपास के घास का मैदान मिलाने के लिए अर्जेंटीना ही आता है। साउथ अमेरिका बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर साउथ अमेरिका दें तो भी सही है, अगर अर्जेंटीना आपको मिल जाए तो भी सही है। वहीं पर अगर मैं स्टेपी बायोम के सर्वाधिक विकास की बात करूँ तो स्टेपी बायोम का जो सर्वाधिक विकास है ये कहाँ पर हुआ है? ये रूस एवं यूक्रेन का जो चरनोज़म मृदा है उसमें हुआ है, जो कि गेहूँ की खेती के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो चरनोज़म मृदा है वो गेहूँ की उत्पादकता को ज़्यादा बढ़ाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं गंगा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिक प्राधिकरण की बात करूं, बेसिन प्राधिकरण की बात करूं तो जिसकी स्थापना 2009 में किया गया था और यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार का एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करता है। उसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं अनइम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो अनइम्पोर्टेंट फैक्ट्स में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? मैंने अभी ऊपर आपसे यही पूछा था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, यही मैंने आपसे अभी ऊपर पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से पहले और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बाद आया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बाद आया, तभी जाकर के हम वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को ला पाए थे। तो इसके अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है और ये आया कब था? तो 1973 में लाया गया था। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था और यहीं से शायद फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पब्लिक किया जाता है। वहीं पर वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के वन विभाग के द्वारा एक योजनाएं चलाई गई थी। उसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति थी वो थी अमृता देवी बिश्नोई। समृद्धि पुरस्कार है, जो कि वर्तमान में भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, उस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, जिसका संबंध पर्यावरण से। ठीक है, अब अगर मैं गंगा एक्शन प्लान की बात करूं तो ये आप गंगा एक्शन प्लान एक बार आप खुद से देख लीजिएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है, वो है अर्थ हावर। ये अर्थ हावर क्या है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अर्थ हावर दरअसल ये WWF की एक योजना है। कहने का सेंस है कि योजना करता कौन, एक पहल है। तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ये एक वार्षिक इसकी पहल है, जिसकी शुरुआत 2007 में सिडनी में किया गया था। सिडनी है कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे खास बात है कि प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को रात्रि में 1 घंटे के आसपास, ये माना जाता है 60 मिनट के लिए लाइटों को बंद किया जाता है। यही क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है अर्थ आवर। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कहने का सेंस ये है कि हम इसलिए इस पहल को लेकर के आए हैं WWF के तत्वावधान में, जिससे कि हम अपनी ऊर्जा को बचा सकें और ऊर्जा का जो क्षय है वो ना होने पाए। कम से कम ऊर्जा का हम खपत करें और ज्यादा से ज्यादा हम सेविंग करें लाइट्स का। साथ ही में अगर हम बात करें अर्थ आवर की 2024 में, तो 23 मार्च 2024 को अर्थ आवर मनाया गया था। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ संगठनों की बात करूं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट संगठन कौन सा है? वो है आपका यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका संगठन है वो यूनेप है। इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केनिया में है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप देख के चलेंगे। सबसे खास बात ये है कि लगभग कई बार ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये हेडक्वार्टर ज्यादातर पूछा गया है, या फिर अगर कोई उनका इम्पोर्टेंट पहल है तो उस पहल के बारे में भी पूछा गया। जैसे एक आध बार पूछा गया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, तो वो यूनेप के द्वारा ही दिया जाता है, ग्लोबल 500। ठीक है, तो स्थापना आपको पता हो गया कि 1972 में हुआ है। मुख्यालय इनका नैरोबी, केनिया में है। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए यह एक अंतर सरकारी उपायों के समन्वय प्रदान करते हैं। ग्लोबल 500 नामक ये पुरस्कार जारी करते हैं, जिसकी स्थापना 1987 में किया गया था।
और 1988 से ये में आईपीसीसी का गठन किया गया और आईपीसीसी के गठन किसके तत्वाधान में, यूनेप एवं डब्ल्यूएमओ ने मिलकर किया था, आईपीसीसी। ठीक है, तो याद रखिएगा। वहीं पर अगर मैं डब्ल्यूएमओ की बात करूं तो डब्ल्यूएमओ की स्थापना कब किया गया, तो 1950 में किया गया है। इसका भी मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में है। और जेनेवा कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या डब्ल्यूएमओ का, तो पृथ्वी के वातावरण की स्थिति एवं व्यवहार तथा स्थल व महासागरों के साथ इनकी सक्रियता व उत्पन्न मौसम एवं जलवायु के परिणाम, जल संसाधनों के वितरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समन्वय स्थापित करना है। कहने का सेंस ये है कि हमारे यहाँ पर वातावरण और महासागरों में जो जल है या उनके मौसम के परिणाम स्वरूप जो भी समन्वय स्थापित करना है, उसकी पहल को लेकर के इनिशिएटिव कौन करता है, वो डब्ल्यूएमओ करता है, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, नीदरलैंड में। इतना क्लियर है। अगर अब मैं वन्य जीव कोष की बात करूं, WWF की बात करूं, वर्ल्ड वाइड फंड की बात करूं, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में सबसे खास बात, इसकी स्थापना 1961 में किया गया है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है और इसका जो मेन स्लोगन है, फॉर अ लिविंग प्लैनेट है। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन कौन सा है, वो आपका WWF है और इसका प्राकृतिक चिन्ह जियांट पांडा है। आप पांडा को याद रखिएगा कि पांडा किसका लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, तो वो WWF का है। अगर मैं आईपीसीसी की बात करूं तो आईपीसीसी का मतलब है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इंटर कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट चेंज है, इंटर पैनल, वो हम तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। आईपीसीसी का गठन कब किया गया था? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आईपीसीसी का मुख्य काम क्या है कि आईपीसीसी जो परिवर्तन हो रहा है तापमान में या जलवायु परिवर्तन के, ये आकलन को करने का काम करता है। मतलब जलवायु परिवर्तन पर ये एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है आईपीसीसी। अब ये आईपीसीसी ये बताने का काम करता है, ये हर 5-6 साल पे या 2 साल पे या 6 साल पे ये अपना कुछ रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट पे ये बताने का काम करता है कि जलवायु परिवर्तन से कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है और कितना ज्यादा इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं। ये है आपका जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन का पर आकलन का एक रिपोर्ट तैयार करती है। पहली आकलन रिपोर्ट वर्ष 1990 में जारी हुआ था और आईपीसीसी का छठी आकलन रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है। मतलब आईपीसीसी की अभी 6 रिपोर्टें जारी हो चुकी हैं। इसके साथ ही अन्य जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपके साथ बात करूंगा। जैसे एक ग्रीन पीस है, तो ग्रीन पीस, बाकी मैं देखिए सारा में इम्पोर्टेंट तो नहीं है और सारा नहीं मैं चर्चा करूंगा, जो एग्जाम में आए हैं मैं उन्हीं का चर्चा करूंगा। बाकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं ग्रीन पीस की बात करूं तो ग्रीन पीस 1971 में कनाडा के जो आपका वैंकूवर में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, वनों के प्रति बढ़ती दोहन प्रवृत्ति, उन प्रवृत्तियों को रोकना, निशस्त्रीकरण, शांति व्यवस्था के लिए प्रयास करना, साथ ही में विभिन्न देशों की सरकारों एवं कारपोरेट घरानों से कोई राशि स्वीकार ये नहीं करते हैं। वहीं पर मैं अगर बात करूं संयुक्त राष्ट्र का रेड कार्यक्रम, तो ये 2008 में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि ये यूएनडीपी तथा यूनेप व एफएओ का एक संयुक्त कार्यक्रम है। पहली बात तो ये याद रखिएगा वो कौन कौन शामिल है, यूएनडीपी शामिल है, यूएनईपी शामिल है और साथ ही में एफएओ शामिल है। ये 3 संगठनों का ये ज्वाइंट वेंचर है, याद रखिएगा। ये करते क्या है, तो विकासशील देशों को रेड प्लस से मिलने वाली सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने की क्षमता के विकास के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने इनका मुख्य कार्य है, याद रखिएगा। अगर मैं साइट्स की बात करूं तो ये साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स है क्या,
तो दरअसल वन्य प्राणी जगत या वन्य एवं वनस्पतियों के संकट प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यवहार पर यह एक कन्वेंशन है, याद रखिएगा। मतलब साइट्स मुख्यतः वन्यजीव या जो वनस्पतियां हैं उन पर जो संकट है उस संकट को लेकर के जो कन्वेंशन किया गया है उस पे उसकी स्थापना के लिए कौन सा संगठन है हमारे पास, वो साइट्स है। अगर मैं साइट्स की बात करूं तो साइट्स की स्थापना 1973 में विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय कारकों के तौर पर साइट्स का निर्माण किया गया था। इसकी स्थापना 1975 में प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारंभ किया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा में। जेनेवा है कहाँ पर, ये स्विट्जरलैंड। सबसे खास बात, इसे हम वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से जानते हैं, एक बात ये याद रखिएगा। इसका प्रकाशन यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। और यह उन राज्यों पर वैध रूप से अबाधकर है जो इसमें शामिल है, मतलब सबके लिए मैंडेटरी है जो इसके पॉलिसीज हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि संकटग्रस्त वन्य जीवों एवं पौधों के अवैध व्यापार को रोकना है। मतलब जो वन्य जीव हैं उन वन्य जीवों को लेकर के या पौधों को लेकर के जो अवैध व्यापार होते हैं उन अवैध व्यापारों को रोकने के लिए साइट्स की स्थापना किया गया है। क्लियर, इन चीजों में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चारों के चारों पूछा गया है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी था, दिया है, तो ये पर्यावरणविद है नॉर्मन मायर्स। तो नॉर्मन वायर्स ने हॉटस्पॉट या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। वहीं सबसे खास बात यह है कि विश्व विरासत अभिसमय एवं मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय संबंधित ये किससे है, तो ये जैव विविधता से संबंधित है। टिकाऊ विकास के लिए समर्पित शिखर सम्मेलन ये कब हुआ है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सबसे खास बात कि एक है सी वक्थॉर्न, तो सी वक्थॉर्न एक बार आप देख लीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। वहीं पर जैव विविधता को लेकर के जो मिसलेनियस फैक्ट्स हमारे एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको बता दूं। एक है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये जैव सुरक्षा को लेकर के है, ये याद रखिएगा। तो जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टेजेना प्रोटोकॉल की भारत ने पुष्टि कब की है, तो भारत कार्टेजेना प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर 2023 में किया है। सबसे खास बात यह है कि जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन है, वो है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान उत्पादक को हम कैसा होता है, ये नगण्य होता है। अगला टॉपिक हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में स्थित जो गुप्त गंगा पहाड़ी है, इसका कौन सी नदियां निकलती हैं, तो यहाँ से वैतरणी नदी निकलती है। हालांकि अगर आप गुप्त गंगा ना भी याद रखें तो क्योंझर जिले से निकलता है। आप कमेंट करिएगा कि क्योंझर किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है, कोयले के लिए है या लोहे के लिए है, बस इन्हीं दोनों में से आपको चयन करना है। जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं होते तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जंतु कौन कौन से हैं, गिलहरी है, भालू है, कीटभक्षी चमगादड़ है, ये सारे जीव शामिल होते हैं या आते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब जो मैं आपसे बातें किया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट ऑलरेडी दिया है। मैं इस पर एक बार आपके साथ चर्चा करके आगे बढ़ूंगा। प्रोजेक्ट टाइगर, अगर मैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूं तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, बाघ को, और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से प्रारंभ किया गया था और जिम कार्बेट जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नैनीताल उत्तराखंड से प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। आपको याद होगा मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाने के बाद में ही हम प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आए थे। और प्रेजेंट टाइम पे कुल बाघों कितने बाघ राज्य हैं, तो वो हैं 18 राज्य हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक समन्वित कार्यक्रम है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टाइगर उसी के अंतर्गत आता है। अगर मैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करूं तो 1992 में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था, कहां से, प्रथम हाथी रिजर्व सिंह भूमि हाथी रिजर्व झारखंड से प्रारंभ किया गया था। आपको कमेंट करना है कि सिंह भूमि किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है, कोयले के लिए है या लोहे के लिए है, लौह अयस्क क्षेत्र के लिए है या कोयले क्षेत्र है।
सबसे खास बात कि यह भारत के 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हाथियों एवं उनके पुनर्वास का संरक्षण करना, मानव एवं हाथियों के बीच के जो संघर्ष हैं उनको रोकना एवं बंदी हाथियों का कल्याण करना। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। वहीं पर अगर मैं माई की बात करूँ तो हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करने के लिए माई कार्यक्रम को लाया गया था। सबसे खास बात कि 2023 में माई कार्यक्रम साइट्स के तत्वावधान में लाया गया था। कहने का सेंस ये है जो हमने अभी ऊपर साइट्स पढ़ा था, इसका मुख्य काम क्या है? वन्य जीवों का जो अवैध शिकार हो रहा है, उन अवैध शिकारों को कम करना है एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करना था। यही रीजन है कि साइट्स के अंतर्गत माई कार्यक्रम को संचालित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हाथियों के अवैध हत्याओं की जो प्रवृत्तियां हैं उनको मापना है और उन्हें कम करने के लिए कोशिश करना है। समय पर इन प्रवृत्तियों में आने वाले बदलाव की भी पहचान करना है। तो ये सारा काम कौन करता है? साइट्स करते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट गिद्ध की या फिर गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट दरअसल 2006 में हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा संचालित किया गया था। हरियाणा के पिजौरा में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। साथ ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया था। जैसे ऊपर मैंने अभी आपसे पूछा था कि सेव कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो सेव कार्यक्रम का संबंध आपका गिद्ध प्रोजेक्ट गिद्ध से है। और एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया, तो 1973 में लाया गया। फिर मैंने पूछा था प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया। एक प्रश्न पूछा था कि सेव का किससे संबंध है, तो सेव का संबंध प्रोजेक्ट गिद्ध से है या फिर गिद्ध के संरक्षण से है। इतना आप जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर भारत का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत महाराजगंज जिले में स्थापित किया जा रहा है और उम्मीद है शायद अब ये हो भी गया। वहीं पर अगर मैं हंगुल परियोजना की बात करूँ तो हंगुल परियोजना 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये IUCN तथा WWF ने मिलकर के प्रारंभ किया था। इसका अन्य नाम क्या है? कश्मीरी स्टैग है। तो ये दो चीज जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको याद रखना है। कस्तूरी मृग की मैं बात करूं तो कस्तूरी मृग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर कस्तूरी मृग किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो बद्रीनाथ अभयारण्य में पाए जाते हैं जो कि उत्तराखंड में है। और कस्तूरी केवल मृग जो नर मृग है उन्हीं में पाया जाता है और कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए ही कस्तूरी मृग की हत्याएं की जा रही हैं। इन्हें इसीलिए इन्हें IUCN कंजर्वेशन करता है या IUCN इन्हें संरक्षण प्रदान करता है। अब मैं अगर प्रोजेक्ट कछुआ की बात करूं या टर्टल कंजर्वेशन की बात करूं तो ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, तो ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है हमारा भीतरकनिका, उन क्षेत्रों में ये प्रारंभ किया गया है 1973 में। एक भीतरकनिका अभ्यारण्य है, सॉरी हाँ भीतरकनिका अभ्यारण्य में इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। सबसे खास बात है यहाँ पर 2-3 टाइप्स के जो कछुए हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि ओलिवा रिडले। ओलिवा रिडले के लिए कुछ जो फेमस क्षेत्र हैं वो आपका गाहिर माथा है, देवी नदी है और साथ ही में ऋषिकुल्या नदी है। ये 3 है। खासकर आप इसमें एक गाहिर माथा याद रखिएगा और एक देवी नदी याद रखिएगा। और इनमें से एक याद रखिएगा आप भीतरकनिका अभ्यारण्य, उड़ीसा याद रखिएगा और केंद्र पाड़ा याद रखिएगा। और क्या याद रखना है? 1975 याद रखना है। ये कुछ फेमस कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अगर मैं प्रोजेक्ट राइनो की बात करूं, गैंडा परियोजना की बात करूं, तो प्रोजेक्ट राइनो कब चलाया गया? 1987 में प्रोजेक्ट राइनो लाया गया था और यह WWF के सहयोग से चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण प्रदान करना है और यह भारत एवं नेपाल सीमा में के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं पर अगर मैं एक सींग वाले गैंडे की शरण स्थली की बात करूं तो हमारा मानस है। मानस अभ्यारण्य ये आसाम में है। काजीरंगा ये भी आसाम में है। जालदापारा ये पश्चिम बंगाल में है। ये कुछ महत्वपूर्ण फेमस लोकेशंस है जहां पर हम प्रोजेक्ट राइनो संचालित कर रहे हैं या फिर एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण की बात कर रहे हैं। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी ये भी है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, ये भी चर्चे में भी रहा है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न कब प्रारंभ किया गया? 2003 में। और यह राजस्थान सरकार ने जैसलमेर से प्रारंभ किया गया था और ये जैसा राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। इवन राजस्थान का ही नहीं, शायद जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र का भी राजकीय पक्षी है, वो है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न।
बाकी बहुत सारे ऐसे हैं तो आप इन्हें खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो अभी का मेन चीज़ें थी, वो हम लोगों ने देखने की कोशिश की है। अब सबसे ख़ास बात है कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो मैंने ऊपर आपके साथ चर्चा किया है। जैसे जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये राजस्थान के पिंजौर जिले में किया गया है। एशियाई सिंहों का घर कौन-सा क्षेत्र माना जाता है? तो गिर अभयारण्य है और गिर कहाँ पर है? ये गुजरात जिले में है। मतलब गुजरात का जो गिर अभयारण्य है, ये एशियाई शेरों की शरण स्थली के तौर पर जाना जाता है, ठीक है? हाथियों पे जो सबसे ज़्यादा संकट होते हैं, वो किस लिए होते हैं? हाथी दाँत की वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो हाथी दाँत होते हैं, श्वेत पदार्थ का एक भाग होता है, जो कि आइवरी से बने होते हैं। वहीं पर अगर मैं एशियाई का एकमात्र निवास स्थल की बात करूँ, तो वो गिर अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र या सबसे ज़्यादा ऊँचाई पर पाया जाने वाला जो राष्ट्रीय बाघ रिज़र्व है, वो है नामदफा बाघ अभयारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा टाइगर अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। अगला फैक्ट इम्पोर्टेंट, 2016 में विश्व का प्रथम सफेद बाघ रिज़र्व उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुकुंदपुर सतना जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। सबसे ज़्यादा टाइगर की अगर मैं बात करूँ या रिज़र्व की बात करूँ, तो कहाँ पर है? बाघों को लेकर के वो मध्य प्रदेश में ही है। विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ पर किया गया था? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में किया गया। और भारत में कुल बाघों की संख्या लगभग कितनी है पूरे विश्व का? वो 75% के करीब बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में। सबसे छोटा बाघ अभयारण्य कौन-सा है? तो वो हमारा औरंगा है। ये कहाँ पर है? आसाम में है। वहीं पर टाइगर स्टेट्स की मैं बात करूँ, किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी सबसे खास बात है कि दुर्लभ सफेद बाघों का टाइगर सफारी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन-सा है? तो ये नंदनकानन है और नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा टाइगर अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये शेरों के लिए फेमस है। सूचकांकों में कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये फिर भी करंट ओरिएंटेड है, तो ये हमारे लिए उतना परीक्षा उपयोगी नहीं है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मैं बात करूँ, जिसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 L1 के तहत किया गया है, या एक संवैधानिक निकाय है, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार के ये उसके अध्यक्षता करते हैं, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वहीं पर अगर मैं आपसे थोड़ा-सा बात करूँ राष्ट्रीय जीवों के बारे में, तो ये आप देख लीजिएगा, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि राष्ट्रीय पशु क्या है? वो बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन-सा है? हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन है, राष्ट्रीय फल आपका आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पशु कमल और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। इन चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। वहीं पर प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम की मैं बात करूँ, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इतने याद रखिएगा। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याद रखिए, वन अधिनियम 1927 याद रखिए, वन्यजीव संरक्षण 1972 याद रखिए और वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रखिए। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ अब राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यानों में हमें कुछ चीज़ें बेसिक देखनी है। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, वो यही पूछे गए हैं कि कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बाकी चीज़ें हमें फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप अगर देखेंगे जम्मू-कश्मीर में, तो जम्मू-कश्मीर में कौन-कौन से हैं? तो सिटी फॉरेस्ट है, जिसे आप सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी देखते हैं और सलीम अली उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ये 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू-कश्मीर में है। किश्तवाड़ ये कहाँ पर है? किश्तवाड़ तो ये भी जम्मू-कश्मीर में है।
इसी के साथ ही में अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो कार्बेट उत्तराखंड में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है। हरियाणा की मैं बात करूं तो कालेसर, ये एक याद रखिएगा, हरियाणा का कालेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, हरियाणा में है। बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में सिर्फ एकमात्र है और वो है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1980 में इसकी स्थापना किया गया था। लद्दाख में एक है, वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, इंद्र किला, पिन वैली और साथ ही में कर्नल सेरजंग ये दो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है, वो है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और वहीं पर महाराष्ट्र में चंदौली है, नवेगांव है, पेंच है, साथ ही में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तदोबा राष्ट्रीय उद्यान ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें देखिएगा। राजस्थान में बहुत हैं, इंपॉर्टेंट भी राजस्थान में 5 हैं। एक डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जिसमें से अधिकांश शेरों के लिए जाने जाते हैं। गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में है आपका बंसुधा है, कृष्ण मृग है, गिर है और आपका एक कच्छ की खाड़ी है, ये याद रखिएगा। और एक खास बात कि कर्नाटक में अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख और नागरहोल ये सारे उड़ीसा के भी कर्नाटक के भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक पूछा गया है कई बार, राजस्थान के भी पूछे गए हैं, गुजरात के भी पूछे गए हैं, लेकिन झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, वो मध्य प्रदेश में है। मैं राज्यों की बात करूं लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में बात करूं तो उड़ीसा में 2 है, एक सिमलीपाल उड़ीसा में है और एक भीतरकनिका उड़ीसा में है। झारखंड में सिर्फ एक है, वो है बेतला। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एक अलग है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय गांधी, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो ये सब के सब आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं आसाम की बात करूं तो दिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी औरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना है और साथ ही साथ में देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा आसाम क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है और मैली है। नागालैंड में सिर्फ एक ही है, इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। तो इन कुछ चीजों को आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास, इंद्रावती और आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। सिक्किम में सिर्फ एक ही है, सिक्किम में कंचनजंगा है। वहीं पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, जल्दापारा है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है और एक आपका सुंदरवन है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। साथ ही में मणिपुर में केवल लामजाओ जो कि हम देख चुके हैं और एक आपका सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखिएगा। तो इतने जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपसे बातें कर लिया है। बाकी के ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल 100-120 के आसपास है जो कि आप खुद से भी पढ़ लेंगे। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि कौन-कौन सा जैव विविधता विरासत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर क्षेत्रों में तो एक आपका हमारा हिमाचल प्रदेश है और एक हमारा उत्तर प्रदेश है जो कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र के तौर पर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जो जैव विविधता विरासत क्षेत्रों में शामिल है। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप खुद से एक बार प्लीज देख के चलिएगा। अदरवाइज हम लोग इन्हें अपने क्लास में जरूर कवर कर लेंगे। चूंकि लिमिटेड क्लासेस हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कशन करके निकल रहा हूँ और कुछ चीजें मैं आपको छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि एक अलग टॉपिक है और यहाँ से भी हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।